Hello students, today we are going to discuss about the crystal field splitting in tetragonally distorted complexes and John Taylor effect. This is very important topic, John Taylor effect. और आज डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और अगर वहां पर एसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो उसके शेप पे क्या फर्क पड़ेगा और वहां पर क्या डिस्टॉर्शन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज जॉन टेलर इफेक्ट। तो यहाँ पर हम सिंपल एक डिस्कस करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो वो उसकी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कब होगा कि अगर जो शेप होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है वो किस पे डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू ऑक्यूपाई द पोजीशन एज फार एज अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए जैसे कि एक मिनिमम रिपल्शन हो किसके बीच में, एक ये जो हमारे पास सेंटर में मेटल है और ये क्या है, ये लिगेंड्स है। ठीक है, तो ये जो 6 लिगेंड्स हैं, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो इन सभी के बीच में एक सिमिलर रिपल्शन और एक सिमिलर अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से इनका शेप एक रेगुलर हो सकता है। तो शेप ऑफ कोई भी जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज अफेक्टेड बाय द वेदर द d ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली फिल्ड। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा कि जो d ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, d ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 हैं, वो dx y yz dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो अगर वहां जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो अगर सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, उसी के ऊपर उनकी शेप डिटरमाइन करती है। ओके, सो रिपल्शन ऑफ 6 लिगेंड्स, अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं तो वहां पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो 6 लिगेंड्स जब मेटल आयन से बॉन्ड बनाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होता है कि d ऑर्बिटल्स अपनी जो एनर्जी लेवल है उसको लॉस्ट कर देते हैं, यानी डीजेनरेसी जो उनकी थी वो दे विल लॉस्ट, और वहां पर 2 सेट क्रिएट हो जाते हैं। एक क्या कहलाता है, एक होता है T2G और दूसरा क्या होता है, इजी लेवल होता है। अब T2G में कौन से आ जाते हैं ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, dxy yz और dzx, और इजी में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो दीज आर द टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स d ऑर्बिटल्स के हो जाते हैं जब कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर वहां पर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो किसमें, T2G और EG के अंदर, तो वहां पर जो लिगेंड्स हैं वो रिपेल, उनका जो रिपल्शन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, वो इक्वल अगर रिपल्शन होगा तो जो शेप होगा दैट विल बी द रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर जो रिपल्शन है मेटल और लिगेंड्स के बीच में वो इक्वल है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का T2G और EG के अंदर दैट इज प्रॉपर। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकता है D0 के अंदर। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर ये क्या है, दिस इज T2G और ये क्या है, EG है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जैसे हमारे पास यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, दीज आर अबाउट द लिगेंड्स। तो अगर वहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर ना तो T2G में कोई इलेक्ट्रॉन्स है ना EG में इलेक्ट्रॉन्स है। अब चलते हैं D3 वाले केस के अंदर, तो ये भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड हो तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम क्या है, वो है D3। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे जाएंगे, वो T2G में ही भरे जाएंगे। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ भर गए और EG के अंदर कोई भी नहीं है तो इसको भी हम सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोलेंगे। अब चलते हैं D5 के अंदर। यहाँ पर देखो अगर यहाँ मेन थिंग है दैट इज द लिगेंड, वो वीक होना चाहिए। ठीक है, वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे EG के अंदर। तो दिस इज द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी दोनों सेट के अंदर T2G में और EG के अंदर जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर बोथ आर T2G एंड EG आर हाफ फिल्ड। अब चलते हैं D6 के अंदर। यहाँ पर इसको बात नोट करने की कि जो लिगेंड होना चाहिए दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पर जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहाँ पर
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ भरे जाएंगे, वो T2G में ही भरे जाएंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इजी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोलेंगे। ऐसे ही D8 पे चलते हैं, तो यहाँ पर लिगेंड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो मेन चीज वो यहाँ पर इन तीन की वो है D5, D6, D8 में। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि लिगेंड्स क्या होना चाहिए, जबकि D0, D3 और D10 में जो अभी अब डिस्कस करेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिकली अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो अब हम बात कर रहे थे D8 की, तो यहाँ पर जो लिगेंड है दैट शुड बी वीक। अगर वो वीक होगा तभी कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे जाएंगे, वो इजी में, तो ये फुली फिल्ड हो गया, दिस इज हाफ फिल्ड। ऐसे D10 में, तो D10 में तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे जाएंगे, T2G में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे इजी के अंदर। तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या हो, या तो दोनों खाली हो, या एक हाफ फिल्ड हो, दूसरा ब्लैंक हो, या एक फुली फिल्ड हो, दूसरा हाफ फिल्ड हो, या दोनों ही फुली फिल्ड हो। तो अगर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा। किसी पे दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में वीक स्ट्रॉन्ग या वीक हमारे को लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सपोज हमारे पास अगर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये हमारे पास 2 सेट होते ही हैं, दैट इज T2G और EG। ये इसके अंदर इनकी जो एनर्जी लेवल है वो क्या होती है, दैट इज सेम होगी। और ऐसे ही EG में कौन से हैं, dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी लेवल भी सेम होगी। आगे चलते हैं, अगर D इलेक्ट्रॉन्स वो एसिमेट्रिकली अरेंज हो जाएं किसी भी वजह से, अगर वहां या इलेक्ट्रॉन्स हमारा D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर भी डिपेंड करेगा कि एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है या नहीं। तो उस अगर एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो क्या होगा कि कुछ जो लिगेंड्स हैं उनको ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स, और कुछ को कम होगा, तो उसकी वजह से एक डिस्टॉर्शन आता है। thus the structure is distorted because some ligands are prevented from approaching the metal as closely as other। तो कुछ मेटल्स हैं, कुछ लिगेंड्स हैं वो मेटल के कुछ नजदीक अप्रोच कर जाएंगे, और कुछ लिगेंड्स हैं उनको रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा, तो वो मेटल आयन से दूर चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, अब वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे हमें पता है कि इजी ऑर्बिटल है ना, इजी ऑर्बिटल वो कहाँ होते हैं, दीज आर ऑन द एक्सिस, दीज आर ऑन द एक्सिस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में सारा, कि अगर इजी ऑर्बिटल्स क्योंकि दीज आर पॉइंटेड डायरेक्टली एट द लिगेंड्स, सो एसिमेट्रिकली फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स। अगर इजी ऑर्बिटल्स में चाहे से वो dx² - y² है या dz² है, अगर इसमें एसिमेट्रिकली फिल्ड हो, यानी दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हों, तो वो एसिमेट्रिकली फिलिंग कहलाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लिगेंड है ऑन द एक्सिस, जो z एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, z एक्सिस के ऊपर है, या इसको हम आगे और अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर यानी हम अभी पहले यहाँ देखते हैं कि अगर इजी ऑर्बिटल्स में एसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो वो लिगेंड्स को रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्शन, they will feel more repulsion, जो लिगेंड्स हैं जो अप्रोच कर रहे हैं। this causes significant distortion in the octahedral shape हो जाएगी। चलो अब चलते हैं कि अगर T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एसिमेट्रिकली फिलिंग है, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे ज्योमेट्री पे। क्यों? क्योंकि T2G वाले जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, these are in between the axis होते हैं ना, in between axis है। तो अगर in between axis हैं, तो जब लिगेंड अप्रोच करेंगे मेटल के पास, तो वो इतना ज्यादा ज्योमेट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहां पर एसिमेट्रिकल फिलिंग है तो वहां पर देयर इज अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन द ज्योमेट्री। तो मेन जो ज्योमेट्री पे इफेक्ट डालेंगे वो कौन से डालेंगे, वो डालेंगे इजी ऑर्बिटल्स। तो कुछ इस तरीके से एनलोगेशन हो जाएगा, या डिस्टॉर्शन कह सकते हैं हम, एक ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के ऊपर।
चलो अब आगे देखते हैं कि अगर एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इजी जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो दोनों सेम एनर्जी लेवल के होंगे, यानी दे विल रिमेन इन द नॉर्मल डीजेनरेसी हैविंग द सेम एनर्जी। बट अगर वहां पर एसिमेट्रिकल फीलिंग हो जाती है, ठीक है, अगर वहां इलेक्ट्रॉन्स की इजी के अंदर एसिमेट्रिकली फीलिंग हो जाती है तो वो जो डीजेनरेसी है, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो अब सेम नहीं रहेगा, दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो खत्म हो जाएगा, उनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। एंड द टू ऑर्बिटल्स कौन से, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, दीज आर नो लॉन्गर इक्वल इन एनर्जी, उनकी एनर्जी डिफर हो जाएगी। अब क्यों डिफर हो जाएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कहां पर डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, इन ऑर्बिटल्स, ये वाले सिस्टम्स, इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरीके से हों, तो पहला है हमारे पास दैट इज D4। अगर D4 कोई सिस्टम है और लिगेंड क्या है, वो वीक है, ठीक है, ये बात याद में हमें रखनी है कि लिगेंड क्या है, अगर वीक है और हमारे पास D4 सिस्टम, तो यहाँ देखो ये कौन सा है, ये दिस इज T2G और ये क्या है, EG। तो अब यहाँ पर EG में दो ऑर्बिटल्स है हमारे पास, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो T2G तो फुली फिल्ड हो गया, सॉरी हाफ फिल्ड हो गया, जबकि EG के अंदर एक ऑर्बिटल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एसिमेट्रिकली फिलिंग हो गई है, ठीक है। D7 में चलते हैं, तो यहाँ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि यहाँ लिगेंड क्या है, वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर यूज हुआ है। तो लिगेंड यहाँ तो वीक था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और सिस्टम है D7, तो 6 electrons will be filled in T2G and only 1 electrons will go in EG orbital। तो एक EG orbital में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो दिस इज द asymmetry is present in the EG। ऐसे ही D9 के अंदर, D9 में जैसे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसी तरीके से ही भरे जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल में, एक इजी ऑर्बिटल में तो क्या हो गया है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और एक में एक ही है, तो दिस इज द एसिमेट्री इज प्रेजेंट इन इजी। और इजी वाले ही सारा डिस्टॉर्शन करते हैं, क्या करते हैं, इजी वाले ही सारा डिस्टॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर इफेक्ट, if the ground electronic configuration of a non-linear complex is orbitally degenerate and asymmetrically filled by the electrons, then the complex distorts as to remove degeneracy and achieve a lower energy। उसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिमेट्री की वजह से कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट हो जाता है और जो उनकी एनर्जी लेवल थी ऑर्बिटल्स की, इजी वाले की, वो जो चेंज हो जाती है उनमें ड्यू टू डिस्टॉर्शन, कुछ हाई एनर्जी में चले जाएगा और कुछ लो एनर्जी में चले जाएंगे। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे पास देखो इजी में कौन कौन से हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम। हमारे पास इजी में दो ऑर्बिटल हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है dz स्क्वायर। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वाले में, यानी dz स्क्वायर ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब dz स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन हो और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या dz स्क्वायर में दो इलेक्ट्रॉन हो और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन हो। यानी कुल मिला के बात यह है कि dz स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो एज कंपेयर टू द dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, dz स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देन द लिगेंड, ठीक है, अप्रोचिंग द प्लस z और माइनस z, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर, ये कौन सी होगी, ये एक्सिस होगी। तो जो लिगेंड अप्रोच करेगा z एक्सिस के ऊपर, उसको क्या होगा, उसको ज्यादा रिपल्शन महसूस होना है। ज्यादा रिपल्शन क्यों महसूस होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल बी मोर ऑन द लिगेंड्स विच आर ऑन द z एक्सिस। तो वो लिगेंड जो z एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ, अगर उनके अंदर
इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस लिगेंड को ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा एज कंपेयर टू अदर 4, जो कौन से इस पे आ रहे हैं, एक आ रहा है एक्स एक्सिस पे, दूसरा किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो उन 4 लिगेंड्स को कम रिपल्शन महसूस होगा क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो T2G वाले हैं, एक तो क्योंकि उनको ज्योमेट्री पे ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर डिस्टॉर्शन वो क्रिएट करेंगे। दूसरा केस, तो यहाँ पर द रिपल्शन एंड द डिस्टॉर्शन रिजल्ट इन एनलोगेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन अलोंग द जेड एक्सिस। तो जो लिगेंड जेड एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है उसको रिपल्शन ज्यादा महसूस होगा और उसके वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और हम उसको कहते हैं एलोगेशन ऑफ द we can say the elongation या tetragonal distortion या tetragonal elongation of the geometry। so इससे क्या होगा, क्योंकि जब जो लिगेंड है जेड एक्सिस के ऊपर है वो मेटल आयन से दूर चले जाएंगे, ठीक है, दूर चले जाएंगे तो उनकी एनर्जी, क्योंकि रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम होने से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जानी है अगर वहां पर एलोगेशन हो रहा है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो पहला तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भरा हुआ हो, ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर भरा हुआ है, तो अब यहाँ पर एलोंगेशन कहाँ होगा, वो होगा जहां लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिपल्शन उन लिगेंड्स को ज्यादा महसूस होगा जो अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन की तरफ फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। तो उनको ज्यादा रिपल्शन महसूस होने से उनकी जो डिस्टेंस है मेटल और लिगेंड के बीच में वो अब बढ़ जाएगा, यानी वो दूर चले जाएंगे। जबकि क्या होगा, जेड वाला, जेड एक्सिस के ऊपर लिगेंड्स पे, उन पे रिपल्शन उसको कम महसूस होगा, तो दैट लिगेंड विल अप्रोच मोर क्लोजर टू द मेटल लाइन। तो वहां पर वो ज्यादा नजदीक आ जाएगा मेटल के, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन कहेंगे अलोंग द जेड एक्सिस, दैट इज नोन एज द कंप्रेशन। तो क्या होगा, सो दस देयर आर 4 लॉन्ग बॉन्ड्स, वहां पर कितने होंगे, 4 लॉन्ग बॉन्ड्स हो जाएंगे, क्योंकि वो कौन से, जो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे पास एक्सिस हो जाएगी एक्स प्लस एक्स माइनस, ऐसे ही एक्स प्लस वाई और माइनस वाई। तो 4 लिगेंड्स इन पे अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी, और 2 शॉर्ट बॉन्ड्स होंगे, वो कौन से होंगे, जो जेड प्लस जेड और माइनस जेड एक्सिस से मेटल पे अप्रोच कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वलेंट टू द कंप्रेसिंग, इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिंग ऑफ द octahedron along the z axis, this is known as tetragonal compression। so इससे क्या होगा, this will lower the energy of dx square minus y square orbital and increase the energy of dz square। क्योंकि dz square की एनर्जी क्यों बढ़ी, क्योंकि जो लिगेंड्स हैं z एक्सिस वाले, they will come closer to the metal line। तो कुछ यहाँ दिस इज द डायग्राम, यहाँ उसको समझते हैं कि अगर एलोगेशन हो रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस के ऊपर, यानी यहाँ पर ये खिंच गया, ये इसके जो डिस्टेंस है और ये जो लिगेंड्स हैं एक्स और वाई वो मेटल की तरफ आ रहे हैं, जबकि जो लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है जेड एक्सिस पे, दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मेटल। तो अगर वो दूर वहां से जा रहा है तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि जो एनर्जी है इसकी डी जेड स्क्वायर की वो कम हो जाएगी। देखो ये एक हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात थी, जब ये था हमारे पास T2G और ये था EG। इस वाले केस में इन दोनों की एनर्जी सेम थी और T2G में भी डीजेनरेसी थी सभी T2G ऑर्बिटल्स की। लेकिन जैसे ही एलोगेशन हो रहा है अगर जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे एलोगेशन होने से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी
और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी वो कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हम चेक करें, पहले इन सब की एनर्जी लेवल सभी की सेम थी, लेकिन अब जो भी जेड वाला एक्सेस वाला होगा, जैसे यहाँ पर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो अब यहाँ पर भी इनकी डिजेनरेसी लॉस्ट हो जाएगी, T2J वालों की भी। तो अब यहाँ पर एक हाई एनर्जी में चला गया, कौन सा, DXY, और दो इसमें से लो एनर्जी में चले गए जिसमें Z एक्सेस इन्वॉल्वमेंट था, दैट इज DXZ एंड DYZ। तो इनकी एनर्जी कम हो गई, और ऐसे ही यहाँ पर dz स्क्वायर की एनर्जी कम होगी और dx स्क्वायर माइनस वाई की ज्यादा होगी। तो ये क्यों हुई, क्योंकि x और y एक्सिस वाले जो लिगेंड्स थे वो अब मेटल के ज्यादा नजदीक चले गए हैं, जबकि जो z एक्सिस वाले थे वो मेटल से दूर चले गए। तो दूर जाने से क्या होगी, उनका रिपल्शन कम होगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर लिगेंड ज्यादा पास में आ जाएगा, उनकी एनर्जी ऑब्वियसली हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कुछ इस तरीके से इन ऑर्बिटल्स में होगा। अब यहाँ पर हम बात करें कंप्रेशन। कंप्रेशन में मतलब यहाँ जो x और y एक्सिस के जो लिगेंड्स हैं वो तो क्या जा रहे हैं, मेटल आयन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये चार लिगेंड्स क्या जा रहे हैं, मेटल आयन से दूर जा रहे हैं, जबकि z एक्सिस पे जो लिंक है वो मेटल के नजदीक आ गया, ठीक है। तो ये वाले चार लिगेंड्स हैं तो वो तो दूर चले गए, और ये वाले दो लिगेंड्स हैं वो मेटल के नजदीक आ गए। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द कंप्रेस्ड। ओके, चलो अब द जॉन टेलर इफेक्ट आइडेंटिफाइज एन अनस्टेबल ज्योमेट्री बट इट डज नॉट प्रेडिक्ट द प्रेफरेंस कि कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, ठीक है। क्यों उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका, लेट्स सी। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो एलोंगेशन वाला डिस्टॉर्शन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कंप्रेशन। वो क्यों होता है, एज द एक्सियल एलोंगेशन अलोंग द जेड एक्सिस वो क्या करेगा, केवल दो बॉन्ड्स को वीक करेगा, ठीक है, दो बॉन्ड्स को वीक करेगा, जबकि बट इक्वेटोरियल एलोंगेशन वीकन्स फोर बॉन्ड्स, ठीक है। जो कंप्रेशन हो रहा है जेड एक्सिस से वो क्या करता है, चार बॉन्ड्स को वीक करेगा, जबकि एलोंगेशन अलोंग द जेड एक्सिस वो क्या केवल टू बॉन्ड्स को वीक करेगा। तो दोनों में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जहां चार बॉन्ड वीक होंगे या दो बॉन्ड। तो ऑब्वियसली दो बॉन्ड अगर वीक हो जाते हैं तो वो प्रेफरेबल है। तो इसलिए सो एक्सियल एलोंगेशन अलोंग द जेड एक्सिस इज मोर कॉमन देन द एक्सियल कंप्रेशन। तो ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं उसमें कौन सा एलोंगेशन हो रहा है, दैट इज द एक्सियल एलोंगेशन होता है। तो सपोज हमारे पास ये एक्सियल कंप्रेशन है, ठीक है, यहां से ये मेटल के नजदीक चले गए हैं ये वाले लिगेंड्स जेड के, तो ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो चार बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो चार बॉन्ड्स हैं ये वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये इनकी डिस्टेंस है मेटल से वो दूर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो चार बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे अगर यहाँ एक्सियल कंप्रेशन होगा तो इट इज नॉट प्रेफरेबल। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला अगर यहाँ पर जेड अलोंग जेड एक्सिस एलोंगेशन है तो केवल दो बॉन्ड वीक होने हैं, वो ये वाले दो बॉन्ड वीक होंगे, बाकी ये दोनों तो और नजदीक आ गए मेटल आयन के, तो ये क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। तो ये प्रेफरेबल है, ये प्रेफर होगा। तो इसलिए जितने भी अगर डिस्टॉर्शन हो रहा है शेप में तो वो होगा अलोंग द जेड एक्सिस। तो ये है एक्सियल एलोंगेशन। और जो कॉमन एलोंगेशन होगा वो होता है दैट इज एक्सियल एलोंगेशन। तो हमारे को जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग है वो ये याद रखनी है, जब हमारे पास जो एलोंगेशन हो रहा है वो अलोंग द जेड एक्सिस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो अगर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो वो इस तरीके से होगी, सबसे जो हाई एनर्जी पे होगा दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उससे कम एनर्जी पे होगा dz स्क्वायर, उससे बाद फिर dxy, और लास्ट में जो दो इन दोनों की एनर्जी सेम होगी दैट इज dxz एंड dyz। तो इन सब की दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। ये है हमारा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, और जैसे ही एलोंगेशन हुआ अलोंग द जेड एक्सिस इट विल converted into a distorted structure and that is known as tetragonal structure, जहां पर इनकी डिजेनरेसी
और T2G की degeneracy दोनों lost हो जाएगी and they will split into again 1, 2, 3 and 4 different sets of orbitals. So this is all about the John Taylor effect and distortion in the regular octahedral complex to form the tetragonal structures.